हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज लोकेश कुमार। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन और एक्सरसाइज 2.1 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब कोई भी पोलिनोमियल है उसके जीरोज का और उस पोलिनोमियल की जो कोफिशिएंट्स हैं उनका क्या रिलेशन होगा। ठीक है बच्चों, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो बच्चों यहाँ पर देखो, जीरोज के बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को एक बार जल्दी से देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियोस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो अब हम देखते हैं बच्चों कि रिलेशनशिप हम लोग कैसे बनाएंगे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल एंड द जीरोज ऑफ अ पोलिनोमियल। तो देखो बच्चों, यहां सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और उससे कोशिश करेंगे समझने की कि क्या रिलेशन हमारा बन सकता है। मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा, px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, px इज इक्वल टू यहां पर हम लिख लेते हैं 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2। ये हमने एक एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन करना हमने 9th क्लास में सीखा है कि फैक्टराइज हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसको फैक्टराइज कर लेता हूं। अब फैक्टराइज जब हम करेंगे तो यहां पर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करूंगा इसको। किससे बेटा? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो कैसे करते हैं बच्चों मिडिल टर्म स्प्लिट? सबसे पहले आप क्या करते हो, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो लेते हैं और जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 इंटू 2 आपके पास कितना आ गया? 6 आ गया। अब इस 6 को ऐसे दो पार्ट में आपको ब्रेक करना है कि उन दो पार्ट का मल्टीप्लाई होके तो 6 ही आए और उन दोनों पार्ट का माइनस करने के बाद आपके पास 5 आ जाए। अच्छा, आप माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपका कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है। ये आपने 9th क्लास में सीखा हुआ है बेटा, है ना। माइनस क्यों कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूं ना, दोनों पार्ट को माइनस करने के बाद कितना आ जाए? 5, और उन दोनों पार्ट का मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाए? 6 आ जाए। ठीक है, अब बच्चों देखो, यहां पर दो पार्ट आपके 3 इंटू 2 भी बने हुए हैं जिनका कि मल्टीप्लाई 6 आ रहा है। आपके दो पार्ट ये भी तो हो सकते हैं 6 इंटू 1, इनका भी मल्टीप्लाई 6 आ रहा है। और कोई दो आप ब्रेक कर सकते हो क्या 6 को, जिनका कि मल्टीप्लाई 6 आ जाए और बेटा माइनस करने के बाद, मतलब एक पार्ट में से दूसरे पार्ट को माइनस करें तो 5 आ जाए। तो यहां पर आप देखो, हम इसमें से कौन से वाले पार्ट को चूज करेंगे। यहां अगर आप इसको लेके चलते हो तो देखो बेटा, 3 माइनस 2 करने पर आपके पास कितना आएगा? 1 आएगा। जबकि हमारा दो पार्ट को माइनस करने के बाद, जैसे यहाँ पर ये दो पार्ट है और इनको मैं माइनस करूं तो मुझे कितना मिलना चाहिए? 5 मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा कांस्टेंट टर्म कैसा है यहाँ पर? नेगेटिव है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जब मैं माइनस कर रहा हूँ, 3 में से 2 को माइनस कर रहा हूँ तो यहाँ पर 1 आ रहा है, जबकि आना क्या चाहिए? 5 आना चाहिए। ऐसे हम इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। अब यह 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो बेटा, 6 माइनस 1, 6 इंटू 1 जो हमारे पास ये दो पार्ट दे रखे हैं, 6 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये दो पार्ट और बनेंगे 6 इंटू 1। तो मैं 6 माइनस 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और 6 इंटू 1 करने पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे यहां पर आपको जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो इस 5 के प्लेस पर आप क्या लगा सकते हो? 6 माइनस 1। तो px इज इक्वल टू आपके पास आ गया 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1x माइनस का 2। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का x माइनस का 2। यहां से बच्चों आप क्या करेंगे? 3x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहां से 3x कॉमन ले लेंगे, है ना। मिडिल टर्म पे स्प्लिट हो गया। मैं फैक्टराइज कर रहा हूं बच्चों, देखो 3x कॉमन लेंगे तो सबसे पहले तो आपने 3 कॉमन ले लिया और एक x कॉमन ले लिया। तो यहां से 3 कॉमन गया तो यहां पर बेटा आपका 1 बच जाएगा। 3 कॉमन गया तो 1 बच गया, और x स्क्वायर था, एक x कॉमन जाएगा तो केवल x बचेगा। और यहां से बच्चों 3 कॉमन लिया है, 6 था, तो यहां पर 2 बचेगा और x के प्लेस पर कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है? इन दोनों से लोगे तो -1 कॉमन आ सकता है। केवल माइनस, देखो दोनों के आगे लगा हुआ है, एक तो माइनस कॉमन आएगा।
है ना, और कुछ कॉमन नहीं आ सकता, केवल 1 के सिवाय। 1 कॉमन ले सकते हैं किसी में से भी, है ना। तो 1 कॉमन ले लिया, देखो माइनस आप कॉमन ले चुके हो तो ये प्लस का x बचेगा, और ये माइनस भी बाहर चला गया तो प्लस का 2 बचा। तो आपके पास px इज इक्वल टू कितना बचेगा, देखिए बेटा 1 इंटू एक्स जो होगा ना वो x के इक्वल हो जाएगा, तो हम इसे x लिख सकते हैं, और ऐसे 2 इंटू 1 जो होगा वो 2 के इक्वल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, x प्लस 2 को एक फैक्टर में मतलब एक ब्रैकेट में राइट कर लेंगे, और 3x माइनस 1 को दूसरे ब्रैकेट में आप राइट कर लेंगे। तो आप यहां पर देखेंगे ये हमारे फैक्टराइज हो चुका है ना, फैक्टराइज ये हो चुका है। अब बेटा आप इसके जीरोज निकालो, क्या निकालो, जीरोज। देखिए बच्चों, जीरोज निकालते हैं हम इसके। तो जीरोज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये आगे वाले जो हमारे लेक्चर्स होंगे, आगे चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे भी कि जीरोज हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन प्रोसीजर यही होगा, यहां पर भी मैं आपको बता दे रहा हूं, और डिटेल में हम वहां पर भी पढ़ेंगे। तो बच्चों यहां देखो, जीरोज आप जब निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे, यहां से आप x प्लस 2 कॉमन ले लो, सॉरी ये जो x प्लस 2 फैक्टर है ना, x प्लस 2 को आप जीरो के इक्वल लगाओ, और वहां से आप x की वैल्यू निकाल दो। तो ये जो आया है ना, ये आपका एक जीरो आया है, ये आपका एक जीरो आया है, आप कहें जीरो बोल सकते हैं, इसको रूट बोल सकते हैं। एक जीरो तो हो गया -2, और दूसरे वाले के लिए आप क्या करेंगे, दूसरे वाले फैक्टर को जीरो के इक्वल लगाएंगे, यानी 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 3x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, और यहाँ 3 का हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर जाके 3 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर बेटा आपके पास x की वैल्यू जो आएगी वो x इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगी। तो एक जीरो तो हो गया आपका माइनस का 2, और दूसरा जीरो हो गया 1/3। ठीक है बच्चों, एक जीरो हो गया माइनस का 2, दूसरा जीरो हो गया 1/3। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे कि ये मैंने फैक्टराइज किया, और फैक्टराइज करने के बाद जीरोज निकालने के लिए आपको थोड़ा सा 9 से आगे बढ़ना है। जीरोज निकालने के लिए आप पहले x प्लस 2 को जीरो के इक्वल लगा रहे हो, तो वहां से एक आपके पास जो x की वैल्यू आई है वो इसका एक जीरो है, और दूसरे वाले फैक्टर को जब जीरो के इक्वल लगा रहे हो तो वहां से जो दूसरी x की वैल्यू आई है वो इसका दूसरा जीरो है। ठीक है बच्चों, अब मैं निकाल रहा हूं इन दोनों जीरोज का सम। क्या निकाल रहा हूं बच्चों, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरो जब आप निकालेंगे तो बेटा यहां पर देखो एक जीरो तो आपका -2 है, ठीक है, तो आपने लिख लिया यहां पर -2, और जो दूसरा जीरो है आपका, दूसरा जीरो कितना है बच्चे, दूसरा जीरो है मेरे पास 1/3, दूसरा जीरो है 1/3 प्लस का 1/3। आप इसको सॉल्व करिए एलसीएम लेके, तो इसके अपॉन मैंने 1 मान लिया, और एलसीएम लिया 1 और 3 का एलसीएम हो गया 3। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, है ना, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो -6, और ये +1, तो कितना आया, माइनस का 5/3, माइनस का 5/3 ये बन के आया। अच्छा यहां मैं एक और चीज लिख रहा हूं, अभी मैं बताऊंगा उसको क्यों लिख रहा हूं, उसको प्रूफ भी करेंगे, लेकिन अभी आप समझने की कोशिश करना बस, ठीक है। अब यहां मैं ये जो माइनस का 5/3 है, एक चीज देखो बच्चों, अगर मैं ये निकालता हूं यहां माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी कांस्टेंट टर्म, अपॉन में कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, आप इसकी वैल्यू निकालिए यहां पर। ये तो निकाल दिया, सम ऑफ जीरोज आपका -5/3 आया। अब आप ये भी निकाल के देखो ये कितना आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कांस्टेंट टर्म। कोफिशिएंट का मतलब होता है जैसे एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर के साथ जिस नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोफिशिएंट हो जाता है। तो यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास कितना आ रहा है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ रहा है 3। तो यहां पर आप लिखेंगे बच्चों एक मिनट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बेटा यहां पर मिस्टेक हो गई है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको निकालिए बेटा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहां पर कितना है, जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो है आपके पास 5, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बेटा, वो है आपके पास 3। तो यहां एक चीज देख रहे होंगे कि सम ऑफ जीरो जो आया है वो -5/3 है, और जब मैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल रहा हूं तो वो भी -5/3 आया है, मतलब कि ये दोनों सेम आ गए, ये दोनों कैसे आ गए, सेम आ गए। यहां तक समझ में आया, यहां से ये वेरीफाई हो गया
कि सम ऑफ जीरो जो होगा ना वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। यहां तक बेटा आपका क्लियर हो गया होगा जो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। यहां से क्या कंक्लूजन निकला, यहां से ये कंक्लूजन निकला कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कितना बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। ये एक रिजल्ट निकल के आया बच्चों, ठीक है, यही तो आया ना, क्योंकि आप सम ऑफ जीरोज निकाल रहे हो तो वो भी -5/3 आया है, और आपने जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर किया उसके आगे माइनस और लगाना है तो वो दोनों हमारे इक्वल आ गए। ये मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया। अब मैं देखूं कि क्या ये जो मैंने लगाया है क्या इस टाइप के हर एक पोलिनोमियल के लिए कंडीशन ट्रू होगी। एक बार दूसरे एग्जांपल से हम देख लेते हैं कि हमारे हर एक क्वेश्चन के लिए जो इस टाइप का होगा मतलब क्वाड्रेटिक होगा, क्या इस टाइप के हर एक पोलिनोमियल के लिए ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी। देखते हैं बेटा, उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए, तो जो सेकंड एग्जांपल है वो मैंने आपको बोर्ड पे लिख दिया है। अब हम इसके भी जीरोज निकालेंगे और उन जीरोज से ये देखेंगे कि ये वाला जो रिलेशन हमने पहले एग्जांपल से बनाया है क्या ये रिलेशन ट्रू है, क्या उन जीरोज के लिए भी ये होल्ड कर रहा है जो कि इस पोलिनोमियल के हैं। अब आप इसको करके देखेंगे। तो सबसे पहले तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। फैक्टराइज जैसे हम 9th क्लास में करते हैं, यहां पर 2 और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ गया, और यहां पर क्योंकि कांस्टेंट टर्म हमारा पॉजिटिव है तो 12 के ऐसे दो पार्ट करने आपको जिनका की जो सम हो, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो आपको याद रखना होगा इस 12 के ऐसे दो पार्ट करने जिनका जो सम हो वो 8 के इक्वल आ जाए, और मल्टीप्लाई करने के बाद उन दोनों पार्ट का 12 आ जाए, है ना। यही तो हम करते आ रहे हैं बेटा अभी तक फैक्टराइजेशन में। तो यहां पे एक चीज देखो, 4 × 3 करेंगे तो 12 आएगा, और बेटा 4 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये जो मैं लेके चल रहा हूँ दो पार्ट 4 और 3, इन दो पार्ट को नहीं लेना क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो 7 आ रहा है ना कि 8 आ रहा है। अब यहाँ आप 6 और इसी को ले लो बेटा, 2 × 6 को, है ना, 2 × 6 को ले लो तो 12 आ गया, और 2 + 6 करोगे या 6 + 2 करोगे तो वो 8 आ गया। इसका मतलब ये वाला जो हमारा दूसरा वाला जो हमारा स्प्लिट है 8 का, इसको हम लेके चलेंगे क्योंकि 6 + 2 हमारा 8 आ गया और 6 × 2 हमारा 12 आ गया। तो यहाँ पर आप 8 के प्लेस पर क्या लगा दोगे, 8 के प्लेस पर लगा दोगे 2x² - 6 + 2x + का 6। ठीक है बच्चों, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बेटा आपने 9th क्लास में जैसे सीखा है वही सेम प्रोसीजर आपको लगाना है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आप देखिए बच्चों, तो px = 2x² माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 6। यहां से px = 2x कॉमन ले लो तो x - 3, यहां से 2 कॉमन ले लो बेटा तो x - 3। इन दोनों से देखो 2 कॉमन आ जाएगा ना, 2 क्योंकि 6 भी 2 के टेबल में आता है तो 2 को आप कॉमन ले सकते हो, और x ये x² है, यहाँ पर x है तो एक x भी हमारा कॉमन आ सकता है। तो px = आपके पास आ जाएगा 2x - 2, है ना, 2x - 2, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लिया, और x - 3 ये आपने एक ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है बच्चों, अब आपको जीरोज निकालने हैं, तो जीरोज के लिए आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले अच्छा यहाँ पर एक और चीज, इससे पहले एक और चीज देखो कि आप यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लीजिए। देखो दोनों में आ रहा है ना, इस ब्रैकेट में देखो यहाँ पर भी 2 आ रहा है और यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो 2 को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ बचेगा आपका x केवल, क्योंकि 2 था 2 बाहर आ गया, तो यहाँ 1 आ जाएगा आगे, है ना, 1 आ जाएगा, 1 × x 1 के इक्वल ही होगा, क्योंकि 1 से आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो वो वही नंबर दे देता है। ठीक है बच्चों, और यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ से 2 कॉमन नहीं लिया है क्योंकि यहाँ से लिया भी नहीं जा सकता, कॉमन नहीं है, तो x - 3 एज इट इज। अब आप जीरोज के लिए क्या करोगे, फॉर जीरोज, तो जीरोज के लिए आपको मैंने अभी बताया बच्चों कि आप सबसे पहले जो फैक्टर है उसको 0 के इक्वल लगाओ, तो वहां से आप x की वैल्यू निकालेंगे, वो आपका 1 जीरोज हो गया, है ना, 1 0 हो गया, और यहां से
दूसरे वाले फैक्टर को 0 के इक्वल लगाओगे तो ये आपके पास x की वैल्यू जो आएगी ये आपका दूसरा 0 हो गया इस पोलिनोमियल का। तो यहाँ मैंने 2 0 इसके निकाल लिए, एक 0 आ गया आपके पास 1 और दूसरा 0 आ गया आपके पास 3। अब बच्चों हम यहाँ पर सम ऑफ जीरोज निकालते हैं। देखिए तो यहां मैं सम ऑफ जीरो अगर निकालूं, सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरोज में आपके पास कितने जीरोज है इस पोलिनोमियल के? 2 जीरोज हैं, एक 1 है और एक 3 है। बेटा यहां पर देखो आप 1 लिखेंगे प्लस 3 लिखेंगे तो ये कितने के इक्वल आ गया? 4 के इक्वल आ गया। अब मैं देखता हूं कि ये जो रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरो, क्या ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल आ रहा है? ये देखो करके देख लो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो बच्चों यहां पर देखिए कोफिशिएंट ऑफ x मतलब x के साथ जिसका मल्टीप्लाई हो रहा है, x के साथ -8 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ x हो गया -8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर? 2 है। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 8/2 कितना आ गया? 4 ही आ गया। मतलब ये जो रिलेशनशिप थी जो जीरोज का जो सम आता है वो आप देख पा रहे हो बेटा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल यहाँ पर भी आ रहा है। मतलब कि आप कोई सा भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेके चलेंगे ना, उन सभी में जो सम ऑफ जीरोज होगा वो प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के। ये एक रिजल्ट निकल के यहां से आया। यहां तक समझ गए? अब यहां एक और चीज आप देखिए, ये तो मैंने सम ऑफ जीरोज के बारे में बताया है, अगर आप यहीं पर इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे तब आपके पास क्या रिजल्ट बनने वाला है। तो मैं आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल के दिखाता हूं। एक मिनट देखो बेटा, देखिए ये मैं आपको यहां पर कर देता हूं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को भी यहां पर कर देता हूं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब निकालेंगे तो आपके पास 2 जीरोज हैं, एक है 1 और एक है 3। तो ये आप 1 into 3 किया तो आपके पास 3 आ गया। अब मैं एक ऐसा ही जो मैंने यहां पर एक रिलेशन लिखा है ऐसा ही एक रिलेशन बनाने की कोशिश करता हूं। तो यहां पर देखो बच्चों, अगर आप कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म आपके पास कितना है? कांस्टेंट टर्म है आपके पास 6, कांस्टेंट टर्म है आपके पास 6 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? वो है आपके पास 2। तो ये वैल्यू हमारी किसकी इक्वल आ गई? ये 3 की इक्वल ही आ गई। मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा ना वो हमेशा बच्चों कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होगा जब आपके पास पोलिनोमियल कैसा है? क्वाड्रेटिक है। कैसा है बेटा? क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब जिसकी डिग्री 2 है। तो यहां पर एक और रिजल्ट बन गया, मैं यहीं पर 3 लिख देता हूं। यहां एक और रिजल्ट बन गया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होगा वो किसकी इक्वल होगा? कांस्टेंट टर्म अपॉन किसके बेटा? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। तो एक आपके पास यहां पर जो रिजल्ट बना, जो रिलेशन बना, हमारा जो टॉपिक था वो यही तो था, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। तो यहां आप देख रहे हो ना, जीरो सम ऑफ जीरो जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होगा, माइनस आगे लगा हुआ होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा वो कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, ये आपको लर्न भी कर लेना है। तो हम जो यहां पर देख रहे हैं बेटा, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये क्या आया? ये रिलेशन आ गया किस किस में? जीरोज में और कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। किस किस में बेटा? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। अब बेटा ये तो था, मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको ये रिलेशन यहां पर समझा दिए। अब इसका क्या कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हमें लर्न करना है तो एक रिजल्ट यहां पर हम बना लेते हैं। उस रिजल्ट को हम कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। अब अभी जो हमने दो एग्जांपल को देखा वो बेटा एक रिलेशनशिप को
यहां पर हमने क्या किया था, वेरीफाई किया था। रिलेशनशिप किसकी थी, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, अब उस रिजल्ट का डेरिवेशन हम देख लेते हैं कि वो आता कैसे है, और जो रिजल्ट आया है ना वो आपको लर्न भी करना है, उसका यूज हमें इस जो आगे वाली आने वाली एक्सरसाइज है वहां पर मिलेगा। तो बच्चे यहां पर देखो, मान लिया आपके पास कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax स्क्वायर bx प्लस सी। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके कितने रूट होंगे, 2 रूट होंगे, ये तो पक्का है। जैसे ये क्वाड्रेटिक है, ये एग्जांपल मैंने इसलिए यहां पर लिख रखा है, ये क्वाड्रेटिक है तो इसके 2 रूट निकले थे ना, x = 1 और x = 3, 2 रूट निकले थे कि नहीं बेटा। तो इसी टाइप से ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, कोई भी हो सकती है ना। तो ये कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके रूट कितने होंगे, रूट इसके कितने होंगे बेटा, 2 होंगे। सपोज कर लिया एक अल्फा है और एक बीटा है, इसको बोलते हैं अल्फा, ध्यान रखेंगे ये क्या है बेटा, अल्फा, ठीक है। और ये क्या है आपका दूसरा, ये बीटा है, अल्फा और ये बीटा है, और ये क्या है आपका अल्फा। अच्छा, यहां पर एक और वर्ड आएगा गामा। गामा को आप ऐसे बनाते हैं, ठीक है। गामा कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से देखना, आप ऐसे लाओ और इसको ऐसे कर दो, ये आपको क्या हो गया, गामा हो गया। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, गामा बोलते हैं, ठीक है, ये गामा हो गया। अब बेटा देखो, एक रूट आपने अल्फा मान लिया, एक रूट आपने बीटा मान लिया। ये अल्फा बीटा क्या है, जैसे ये कोई पोलिनोमियल है तो ये अल्फा बीटा ऐसे रूट है, जैसे ये 1 और 3 है ना, ऐसे ही 1 और 3 की तरह से हमने 1 और 3 नहीं लिए, हमने क्या मान लिया, अल्फा बीटा मान लिए। क्यों मान लिए, क्योंकि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, वहां पर जो कोफिशिएंट है वो एबीसी की फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर ये 2 रूट हम अल्फा बीटा को मान लेंगे, ठीक है बेटा। अब अल्फा बीटा 2 रूट मान लिए, तो एक चीज देखो कि ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी आपके पास, ठीक है। और जब आप इसे रूट की फॉर्म में लिख रहे हो, ये देखिए ये रूट की फॉर्म में ये लिखी हुई है, यहां आप देख रहे हो, इसको आप मान लो सपोज ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। तो बेटा इस पोलिनोमियल को अगर आप देखोगे तो ये पोलिनोमियल क्या बन जाएगी, px = ये आपका 2 आ गया जाएगा, और फिर x माइनस, देखो बेटा x माइनस 1 क्या माना था आपने, अल्फा, और 3 क्या माना था आपने, बीटा, x माइनस बीटा। यानी कि जो पोलिनोमियल है उसको आप जीरोज की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये जो पोलिनोमियल थी ना, ये जो इस फॉर्म में लिखी हुई है, उसको आप इन जीरोज की हेल्प से इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म सेम ही होगी, देख रहे हो ना बेटा, क्योंकि आप इसको जब फैक्टराइज करके लाए तो ये 1 क्या आ गया। अब इस 1 को आप अल्फा मान लिया, 3 को आपने बीटा मान लिया, तो 1 के प्लेस पर मैंने अल्फा लगा दिया और 3 के प्लेस में बीटा लगा दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो किसी भी पोलिनोमियल को आप उसके जीरोज की हेल्प से भी बना सकते हैं। अगर आपको जीरोज दे रखे हैं, देखो यहां पर देखो, जीरोज की हेल्प से पोलिनोमियल आपकी बन जाएगी, ठीक है बच्चों। मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यही आएगा, क्योंकि ये इसी के फैक्टर है, इसी पोलिनोमियल के ये फैक्टर है। तो यहां पर ये जो पोलिनोमियल है, आप इसे बेटा क्या लिख सकते हो, px = या एक और चीज देखिए, यहां पर एक और चीज आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ x के जो कोफिशिएंट है ना वो 1 1 है। x का मतलब x के साथ कुछ और नहीं आएगा, केवल अकेला x ही आएगा। और जो x यहां पर देख रहे हो ना, x² के साथ जो 2 था वो 2 आपका आगे आ गया कि नहीं, 2 आगे। तो आपको याद रखना होगा क्या, देखो ध्यान से, कि ये कोई पोलिनोमियल है, तो इस पोलिनोमियल को, क्योंकि इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो मैं इसे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा की फॉर्म में लिख सकता हूं, और इसके आगे कांस्टेंट और जोड़ देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आप समझने की कोशिश करो बेटा, कोई भी पोलिनोमियल, देखो ये जैसे यही पोलिनोमियल था, तो आप इसके जीरोज की हेल्प से इसको लिख पा रहे हैं, ये पोलिनोमियल है, और इसको आप कैसे लिख पा रहे हैं, x माइनस 1, ये पहला जीरोज है, और x माइनस 3। तो ऐसे ही यहां पर ये पोलिनोमियल, इसको आप k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बात आपको याद भी रखनी है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको दे रखी है और उसके 2 रूट दे रखे हैं, 2 रूट अल्फा बीटा दे रखे हैं, तो आप उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, जैसे आपसे कहा जाए, देखिए बेटा, अगर आपको यहां पर ध्यान रखना है, इसको, ये स्टैंडर्ड हमारा रिजल्ट है, ये इसको आप याद रखना, ठीक है। आपसे ये कहूं, यहां पर पहले मैं एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं, उसके बाद मैं आगे इसको वेरीफाई करूंगा, ठीक है। कि यहां एक रूट आपका क्या है, इफ
2 and 5 आर द रूट्स, रूट्स का है या जीरोज का है एक ही बात है, ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, देन फाइंड पोलिनोमियल। तो बेटा आप उस पोलिनोमियल के निकालो। अगर आपके पास 2 और 5 दो रूट दे रखे हैं किसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, आपको वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है, तो बेटा आप ध्यान रखेंगे कि पहले वाले को मान लो अल्फा, दूसरे मान को मान लो बीटा। तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे देंगे, आपको सॉल्यूशन कैसे देना है, पोलिनोमियल विल बी के आप लगाएंगे ही कि एनी कांस्टेंट है x माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 2 और x माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू 5। आप इसका क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई जब इन दोनों का करोगे तो x का x में करोगे तो x स्क्वायर, x का -2 में करोगे बेटा तो माइनस का 2x, -5 का x में करोगे तो माइनस का 5x, और ये प्लस का हो जाएगा 10। तो px इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 10। तो आप देख रहे हो कि अगर आपको जीरोज दे रखे हैं तो पोलिनोमियल आप बना सकते हैं। ये रिजल्ट भी आप लोग याद रखोगे। तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जो हमारा टॉपिक है हम उसको ही कवर करेंगे। हम क्या कर रहे थे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल, वहां पर चल रहे थे। ठीक है, वहीं पर पहुंचते हैं। तो यहां पर बेटा आप देखो, इस पोलिनोमियल को मैं ऐसे लिख सकता हूं, अभी मैंने आपको करके दिखा दिया। अब मैं इसका यहां पर देखो पोलिनोमियल जो है वो लिख लेता हूं, ax स्क्वायर bx प्लस का c, ये पोलिनोमियल आपने लिख लिया। और ये क्योंकि रूट इसी के हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होके भी ये इसी के इक्वल आना चाहिए। तो आप यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। ये जो हमारे फैक्टर दे रखे हैं, तो x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का अल्फा में करेंगे तो अल्फा x, बीटा का x में करेंगे तो बीटा x, और ये आ जाएगा प्लस का अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू k, x स्क्वायर यहाँ से माइनस और x कॉमन, अल्फा प्लस बीटा, और ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बेटा, यहां तक आपका समझ में आ गया होगा। अब मैं k से जो k लिया है ना मैंने कांस्टेंट, उसका पूरे में मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो स्पेस कम है, मैं इसी स्टेप में करके दिखा देता हूं, आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है। ठीक है, तो मैंने k से यहां पर जब ब्रैकेट ओपन करूंगा, देखो k लिखा हुआ है, तो k का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, k का इस वाले टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा, और k का इस वाले टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये मेरे पास ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस का kx अल्फा प्लस बीटा, और ये k अल्फा बीटा। यहां तक आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अब बेटा आगे देखो। अब आगे जो मुझे करना है ना, क्योंकि आप एक चीज देखो, यहां पर ये दोनों पोलिनोमियल इक्वल है, यहां आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन ध्यान से देखो, ये दोनों पोलिनोमियल इक्वल हैं, तो जब दोनों ही इक्वल हैं तो बेटा जो एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म आ रहा है ये इस टर्म के इक्वल होना चाहिए। जो हमारा x के साथ टर्म आ रहा है, देखो ये x के साथ जो टर्म आएगा वो k और अल्फा प्लस बीटा होगा, वो किसके इक्वल होना चाहिए, इस b के इक्वल होना चाहिए। और जो लास्ट में जो टर्म आ रहा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, वो इस c के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर ये टर्म हम क्या कह रहे हैं कि ये दोनों ही पोलिनोमियल इक्वल है। और भाई ये दोनों पोलिनोमियल अगर इक्वल है तो ये जो कोफिशिएंट है जो x के साथ यहाँ पर आ रहा है, वही x के साथ ये वाला जो टर्म है वो होना चाहिए, तभी तो आप इक्वल कह सकते हो। तो यहां पर आप कंपेयर करोगे दोनों साइड, क्या करोगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप कंपेयर करोगे। तो यहां जब कंपेयर करोगे बेटा, मैं इसको यहां से रफ कर ले रहा हूं, ठीक है। तो देखो कंपेयर करने पर आपके पास यहां देखो एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है के, और इधर साइड देखोगे लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर के साथ कितना आ रहा है, ए आ रहा है। तो यहां से a की वैल्यू किसकी इक्वल होना चाहिए, k के इक्वल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पोलिनोमियल इक्वल है। ठीक है बेटा, अब x का कोफिशिएंट देखो, यहां x के साथ कितना आ रहा है b, और यहां x के साथ कितना आएगा, देखो माइनस k और कितना अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और ऐसे ही यहां मैं कांस्टेंट टर्म की बात करूं तो बेटा यहां देखो, यहां कांस्टेंट टर्म है c और यहां कांस्टेंट टर्म है k अल्फा बीटा। यहां तक आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कंपैरिजन तक। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब देखो बेटा, अब मैं यहां से ये अल्फा प्लस बीटा निकालता हूं। देखना, ये जो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है ना, इसको निकालता हूं। ये क्या है, ये रूट्स हैं,
तो ये सम ऑफ रूट को डिनोट करेगा, है ना, पहला रूट प्लस दूसरा रूट, तो सम ऑफ रूट। तो यहां पर देखिए ये b इज इक्वल टू माइनस का k अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस के b अपॉन k, और k की वैल्यू है a, तो यहाँ माइनस b अपॉन a इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अच्छा ये क्या है, ये ध्यान से देखो, ये सम ऑफ रूट हो गए, सम ऑफ जीरो जिसे वो आप बोल रहे हो, सम ऑफ जीरोज, जो कि हमने एग्जांपल्स में सीखा था अभी, है ना, ये दो जीरोज ही तो थे अल्फा और बीटा, तो ये तो हो गया इन दोनों जीरोज का सम। अब यहां आ जाओ, ये क्या है, ये b क्या है, ये b है बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x, ये b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b है कोफिशिएंट ऑफ x। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा जगह स्पेस ले लेते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन, अब बेटा ये a क्या है, इस a के बारे में देखो, ये a कितना दे रहा है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो एक चीज यहां से समझ में आ गई होगी, यही तो हमने पीछे वेरीफाई किया था एग्जांपल्स में, यही तो बच्चों हमने वेरीफाई किया था कि जो सम ऑफ जीरोज होता है वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरो जो होता है वो इक्वल होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के, है ना, यहां पर ये इसके इक्वल होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। बच्चों ये एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया भी था, तो यहां पर आप याद भी रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है, मतलब कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के इक्वल होगा। अब बच्चों यहां पर आगे कंपेयर करो, एंड आगे कंपेयर करोगे तो ये देखिए c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, यानी कांस्टेंट टर्म हमारा इसके इक्वल है। अब इसको लेके चलो, c इज इक्वल टू के अल्फा बीटा, तो c अपॉन के इज इक्वल टू अल्फा बीटा, k की वैल्यू कितनी है, a है, तो ये हो गया अल्फा बीटा। ये क्या है, ये आप ध्यान से देखो, ये बच्चों आप देखोगे तो यहां पर ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ये अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है कि नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है बच्चों। और ये c क्या है, c आपका है कांस्टेंट टर्म, है ना, ये आपका कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म जिसके साथ x नहीं आता वो कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है, तो c आपका हो गया कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, ठीक है बच्चों, कांस्टेंट टर्म। और ये a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये दूसरा रिलेशन हो गया। ये जो आज हमने सीखा है यही है रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट एंड द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई होप आपके समझ में ये टॉपिक आया होगा। आपको यहाँ पर ये पार्ट लर्न करना है, ये पार्ट लर्न करना है, और बेटा ये पार्ट लर्न करना है। ये तीनों पार्ट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस और एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये 2.2 एक्सरसाइज से पहले की जो थ्योरी थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पर हम 2.2 से पहले जो एग्जांपल्स हैं और जो एक्सरसाइज है वो कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी का कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंच सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।